तो फर्स्ट टॉपिक था सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सेबी ने लॉन्च किया है। हाँ, तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। अभी जस्ट एक हम्म। टेक्निकल रिकमेंडेशन दिया गया है कि हम ये चीज बना सकते हैं। तो कोई बता सकता है हमने क्यों बना रहे हैं ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज? राइट नाउ वॉट एवर द फंडिंग, ये सोशल सेक्टर मतलब एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनको फंडिंग मतलब ऐसे लाइक सीएसआर के द्वारा या फिर कुछ और मैकेनिज्म के द्वारा मिल रहा है, तो ये थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए, सो दैट दे कैन रेज अमाउंट इन द मार्केट। तो मतलब सोशल सेक्टर के अंदर थोड़ा पैसा लगाना उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो ऐसे आइडियाज जो एक्चुअली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं उनको फंडिंग का एक कंस्ट्रेंट रहता है, तो उस चीज को इश्यू करने के लिए ये चीज बनाया गया है। तो इसमें बताना ओनली profit based social sector enterprises and non profit based social sector enterprises can only participate under social stock exchange. True or false? ट्रू। हम्म, राइट। तो ये याद रखना कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी है, और सिर्फ ये दो ही है ब्रॉडली कैटेगरीज। ठीक है, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे पैसा जुटा सकते हैं। एंड जैसा दीप्ति ने बोला, पहले केवल सीएसआर के थ्रू पहले पैसा आ रहा था। सो अब ये पैसा जो है हम एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी राउट कर सकते हैं, जहाँ पे लोग जो है पैसा लगाएंगे या पब्लिक फंडिंग से उन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, सो इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश सोशल सेक्टर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। राइट। तो ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रीज है जहाँ पे ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, लाइक यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर। ठीक है, सो ये सेबी के मैंडेट के अंदर आएगा। ठीक है, सो मोरलेस यही इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है इसमें? हम्म अ, आई थिंक हम्म, एवरीथिंग इज कवर्ड ना। हाँ, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था? पता नहीं। हम्म, हाँ, तो इशरत हुसैन जो है उनके अंडर ये कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया गया था। ठीक है, इशरत हुसैन। बट आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कोई। राइट। शायद सेबी का अपना ही टेक्निकल ग्रुप था, तो इतना आई थिंक जरूरी नहीं है नाम याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो रेगुलेटरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रेगुलेट। नवीन, आई थिंक माइक से नॉइज आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप कुछ? नहीं नहीं कुछ। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी डेवलपमेंट फ्रॉम सेबी। तो इस आर्टिकल में पहले तो ये बता दो, सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट? स्टैट्यूटरी बॉडी है 1992 में। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। नहीं 88 में मतलब 1992 में आया था, कुछ ऐसा है ना, बाद में स्टेटर बनाया। एक्ट करेक्ट। 1992 में आया था, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से आया था 88 में। करेक्ट। सो इट परफॉर्म्स function of judicial, quasi judiciary, quasi executive, quasi legislative. True or false? ट्रू। करेक्ट, तीनों एक्शन करता है ये। रेगुलेटरी है तो फिर रेगुलेशंस भी बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट भी करता है, और अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर जुडिशियल टाइप का एक्शन भी लेता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। एनी अपील टू सेबी ऑर्डर लाइज विद एनसीएलटी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। करेक्ट। तो इनका खुद का एक ट्राइब्यूनल ही होता है, उसी के पास जाता है, एससीटी, वो भी इसी एक्ट के अंडर ही बना था।
राइट, और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है इसमें? टीएलएमएल में तो ये जाएंगे ना, आईबीसी वाला जाएगा ना उसमें तो शायद। करेक्ट। हाँ, आईबीसी वाला जाता है उसमें। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, ये अभी मर्ज कर दिया है ना सेबी के साथ, तो इसका अपना एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना अभी करेंटली। ये भी फॉरवर्ड मार्केट सेबी के अंडर ही आता था पहले से ही। नहीं, पहले फॉरवर्ड, नहीं सेबी इसके अंडर, आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता था, जो इसे मतलब यहाँ तो लिखा है 2015 में सेबी के साथ मर्ज किया, तो इसका अपना एग्जिस्टेंस है या वो खत्म हो चुका है? अब तो आई वो थिंक ये इसी के अंडर आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है ना। अच्छा ठीक है। राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट, हाँ मतलब फ्यूचर्स और उसकी बात करिए रहे तो कोई बता सकता है व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या था? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हम पढ़ते हैं ना और उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर। राइट। अभी याद नहीं आ रहा है एनीबॉडी। हाँ, तो फ्यूचर एक बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर और बायर एंड ए सेलर, जहाँ पे एक सर्टेन कमोडिटी को फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस पे खरीदने का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, लेट्स से ये प्याज है सपोज, और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मैं ये जो प्याज है ये जैसे ही उग जाएगा तुम्हारा ये प्याज 6 महीने बाद, तो मैं तुमसे 100 रुपीज पर केजी ऐसा कुछ रेट तय कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एंड वाइल ऑप्शन जो है, ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे जो बायर है उसको ये राइट होता है कि वो सेल नहीं भी कर सकता। ठीक है, अगर उसको लगता है कि नुकसान हो रहा है तो वो राइट। कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें दो होते हैं ना, एक मुझे टर्म याद नहीं, मतलब वो करेगा भी और नहीं करेगा। उसको लग रहा है कि पॉजिटिव है तो कर लेगा, नहीं तो करेगा। पैसे उसको दोनों में देने पड़ता है, कुछ ऐसा रहता है। नहीं भाई, हाँ ऑप्शंस में मतलब ना, कॉल, ऑप्शंस में ये शेयर मार्केट में ना, जो ऐसे वेबसाइट खोलोगे कभी, तो एक टैब होता है ऑप्शंस खरीदना है। तो ऑप्शन में भी ऐसा होता है कि बाय ऑप्शन खरीदना है कि पुट ऑप्शन खरीदना है। तो बाय ऑप्शन क्या होता है ना, बाय में आप बाय कर रहे हो, है ना, और सेल वाले में आप सेल कर रहे हो, है ना, तो उसका अलग ही है। आप बाय पे आपने जैसे ही क्लिक किया, बाय वाले बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें आप सिर्फ बाय करोगे। मतलब इट्स लाइक अ सुपर मार्केट, कि भाई बाय नाम से एक सुपर मार्केट है, सेल नाम से एक सुपर मार्केट है ना। एक जगह पे आप सिर्फ बेचने जा रहे हो, जैसे OLX है, OLX पे सिर्फ बेचने जा रहे हो। फिर कहीं पे सिर्फ अमेजोन है तो अमेजोन पे सिर्फ खरीदने जा रहे हो। मतलब उस टाइप का क्लासिफिकेशन होता है वेबसाइट का, है ना। तो वो जैसे मार्केट को ये लोग क्या करते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है 500 पॉइंट के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, 200 पॉइंट के नीचे जाएगा नहीं जाएगा, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर करके पैसे कमाए जाते हैं। तो वैसा सा कुछ सीन होता है। सर ये डिफरेंट बता रहे हो, इसमें लाइक कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, कुछ ऐसा हाँ, होता है कॉल ना। ऑप्शन पुट ऑप्शन, हाँ यही बता रहा हूँ मैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, यस। तो कॉल में आप बाय कर रहे होते हो, पुट में आप सेल कर रहे होते हो। वो कॉल और पुट वो बाय और सेल का ही नाम है। हाँ, ओके। ठीक है, और एक नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। गोल्ड एक्सचेंज, तो सिंपली रहा कि यार सेबी रेगुलेट करता है गोल्ड एक्सचेंज को। सो इससे रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है? एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आया था ना, किसी को याद है उसके बारे में? हाँ, कौन फैक्ट? 2015 में आया था ना, गोल्ड की इंपोर्ट को कम करने के लिए, कुछ ऐसा है ना। करेक्ट। हाँ, इंपोर्ट को कम करने के लिए। तो यू दो कैन स्कीम बाय है द ना? एक नहीं है, दो स्कीम है शायद ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक और है कोई नाम से ना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मोनेटाइजेशन वाली। हाँ, सो इसमें बस ये देख लेना कि द बॉन्ड्स वर सोल्ड थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस वगैरह वहां से वो लोग बेच रहे थे वाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड BSE। ठीक है,
सो 2015 में लॉन्च किया था। आइडिया यही था कि गोल्ड पे हमारा जो डिपेंडेंस है कि हम वो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज ना करें, क्योंकि कई सारे लोग ना गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके यहाँ पे वो उसको बॉन्ड्स परचेज कर ले उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। और इंटरेस्ट रेट जो है, जो गोल्ड का जो रेट चल रहा है प्लस उसके ऊपर 2.5% पर एनम वो इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। और इन्वेस्टमेंट लिमिट 4 kg तक रखी गई थी। ठीक है, तो वो चीज याद रखना इंडिविजुअल के लिए। और मोनेटाइजेशन वाले में ऐसा होता है कि आप जाओगे ना बैंक में, बैंक वाले ले लेंगे आपका हम्म, गोल्ड वोल्ड और आपको हम्म, वो दे देंगे पेपर टाइप की, इतने साल में आप 2 साल का लेगो कॉन्ट्रैक्ट, 3 का जो भी है, इंटरेस्ट के साथ वापस ले लेना, कुछ हम्म, ऐसा है। मैक्सिमम लिमिट 8 साल है उसमें, शायद कम से कम एक है, कुछ ऐसा रहेगा। उसके हिसाब से फिर आपको रिटर्न मिलेगा। उसमें ये है कि आपको अब जब 8 साल बाद लोगे ना, उस टाइम में जो गोल्ड का प्राइस है ना उस पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड ही वापस दे देंगे, हम्म, पैसे भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं जो उस टाइम पे होगा। तो उसमें ऐसे हम डिमांड कम कर रहे हम्म, हैं, उसमें पेपर टाइप दे देंगे कुछ आपको लिख के हम्म। कि आपने जमा किया हुआ है यहाँ पे। करेक्ट, मतलब आपका जो गोल्ड है उतना तो रहेगा ही, उतना ग्राम तो। और प्लस आपको 2.25% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और 2.5 है वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लाइंस पे स्कीम थी। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। एल्गो ट्रेडिंग। सो इस पे कुछ लोग कोई डिफाइन ही कर दो कि एल्गो ट्रेडिंग में होता क्या है। व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग? Using algorithm sorry. भाई एल्गो एल्गो ट्रेडिंग में एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग एल्गोरिथम सेट कर देते हैं कि भाई मार्केट इतने पे जाएगा तो वो बाय कर लेंगे और इतने पे जाएगा तो सेल कर देंगे। तो आज की डेट में ना हम लोग मतलब बेसिक लेवल पे जो रिटेल ट्रेडर्स है वो भी एल्गो ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं अल्टीमेटली देखा जाए तो। Right. हमको ऐसे नहीं करना होता मैन्युअली कि बस प्राइस 200 पे आया तो उसी वक्त हम बाय कर रहे हैं टाइप से, है ना। हम सेट कर देते हैं कि भाई 200 पे आएगा, इतनी क्वांटिटी खरीद लेना, है ना। तो वो कंप्यूटर खुद ही खरीद के दे देता है वो तुम्हें। इस टाइप से होता है ना, वो देखा होगा ग्रो में। हाँ, मतलब एल्गो थोड़ा सा और एडवांस उस सेंस में होता है कि ये ट्रेंड अपने आप ही एआई वगैरह का यूज करके वो पहले से ही वो पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर वो सेट करके रख देते हैं कि ये इतना तेजी से राइज करेगा तो उसके हिसाब से सेल कर देना। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर है तो उसको जो एप्स के थ्रू मिलता है वो बस इतना मिलता है कि हाँ एक सर्टेन क्वांटिटी से ऊपर जाएगा तो खरीद लेना। ब्रूस आपके माइक से इको हो रहा है शायद। हाँ, सो रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली क्या होता है कि उनको इतना ही ऑप्शन होता है कि एक सर्टेन प्राइस से ऊपर जाता है तो वो खरीद सकता है, एक सर्टेन प्राइस से नीचे जा सकता है तो उसके लिए वो सेट कर सकता है। लेकिन एल्गो में बहुत सारे ट्रेंड आप सेट कर सकते हो कि अगर वो सडनली राइज कर रहा है तो आप खरीद सकते हो, या सडनली ड्रॉप कर रहा है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाता है। पहले से एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर में जिसके थ्रू अपने आप ही ट्रांजेक्शन ट्रिगर हो जाती है। तो उनको थोड़ा एज मिल जाता है ओवर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो ट्रेडिंग अगर अभी जैसे ये इसमें डेटा भी लिखा हुआ है तो ऑलमोस्ट 50% डेली ट्रेडिंग जो हो रही है वो उस एल्गो के ट्रेडिंग के थ्रू हो रही है। ठीक है, सो जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा वहां पे उसको हार्म हो रहा है। ठीक है, बिकॉज उसको इतना टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे होता है, तो उसकी वजह से वो लोग ज्यादा सफर करते हैं। तो वो चीज पे गवर्नमेंट एड्रेस करना चाहती है। तो अभी तक ऐसा कोई नियम आया तो नहीं, बट वेरी सुन आ सकता है इसके ऊपर कोई नियम। ठीक है। हाँ सर, वही होता है जो सी लैंग्वेज होती है अपनी, उसमें एल्गोरिथम होते हैं ना कि अगर लूप बनाते हैं कि ये होगा तो ये कर देना, वो उस टाइप का लग रहा है पूरा टेक्निकल, इसलिए हम्म, डिटेल से। करेक्ट। और नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, स्वेट इक्विटी। तो व्हाट इज स्वेट इक्विटी? वही कि कंपनी के पास पैसे नहीं है देने के लिए तो एम्प्लॉयर को दे देते हैं और उनसे पैसे वैसे ले लेते हैं, कुछ ऐसा होता है ना। सैलरी के पैसे नहीं है तो उनको शेयर वगैरह दे देंगे। हाँ, मतलब एक दो चीजें हो सकती है कि हाँ पैसे नहीं है तो वो दे सकते हैं, एंड दूसरा जो एम्प्लॉयर है उसको कंपनी से जोड़ने का एक तरीका है कि अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसको जो इक्विटी मिली है उससे उसको फायदा होगा। ठीक है, तो वो चीज आइडिया है उसके अंदर। राइट, फिर और कुछ क्वेश्चन है क्या किसी इस पे? किसी को हाँ स्वेट इक्विटी और ईसॉप्स का डिफरेंस पता है क्या? ईसॉप भी शायद यही होता है ना।
मतलब आई वेरी थिंक सेम ही। स्वेट इक्विटी अगर जनरल पार्लांस में ना समझा जाए तो एक्चुअली ये होता है कि जैसे मान लो एक रियल एस्टेट बिजनेस है, तो बिजनेस में एम्प्लॉयज से कुछ काम करा लिया जाए जिसके बदले उन्हें बाहर वालों को पैसा ना देना पड़े, तो कैश के बदले, जैसे उनका कुछ इंटेलिजेंस करेक्ट यूज करेक्ट या फिर कुछ इस तरह। एब्सोल्युटली मतलब ये स्वेट इक्विटी ही होता है, वो बेसिकली ईसॉप्स जो होता है ना, कि हम एम्प्लॉयज को इक्विटी स्टेक दे रहे हैं कंपनी का, ठीक है, तो वो वही है कि वो बेसिक कंपनी में। डिफरेंस है कि ये नॉन कैश कंसिडरेशन है स्वेट इक्विटी, एंड ESOPs आर कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश, समथिंग लाइक दैट। स्वेट इक्विटी इज डिफाइंड इन कंपनी एक्ट, ट्रू फॉल्स? हाँ, True. 20 वाले में ना डायरेक्टली लिखा हुआ। हाँ। और एक क्वेश्चन, सेबी रेगुलेट्स स्वेट इक्विटी ओनली ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड नॉट अनलिस्टेड कंपनीज, ट्रू फॉल्स? True. फॉल्स ना, True. दोनों अच्छा, भी इट इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। हाँ, मतलब सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए है ना, तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है तो उसको अच्छा, सेबी कैसे राइट रेगुलेट करेगा? राइट करेक्ट। राइट। ये जो आल्गो ट्रेडिंग वाला था ना, उसमें वो न्यूज में था, को लोकेशन वाला न्यूज। उसमें ऐसा है कि ब्रोकर है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस के पास ही होता है, तो मतलब उसके पास कंप्यूटर सेटिंग, मतलब उसको जल्दी आ जाता है कि कब कैसे वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। और जो ब्रोकर उससे 500 किलोमीटर दूर है, तो उसके कंप्यूटर में वो थोड़ा लेट आता है, मतलब सेकंड, माइक्रो सेकंड का फर्क है। लेकिन ये एल्गो ट्रेडिंग में तो वो सेकंड काउंट नहीं होता, मतलब वो तो फट से निकल ही जाता है। तो उसमें ऐसा है, मेजर एक गवर्नमेंट ने लिया है कि 1 सेकंड में सिर्फ 100 ही ऑनलाइन ऑर्डर्स होंगे। राइट। 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स पर सेकंड, बस वही न्यूज में था। अभी रिसेंटली ये केस हुआ था ना, आई थिंक एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा, मतलब न्यूज में था वो केस, तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना उस केस को। एनएससी के जो चेयर, मतलब सीईओ थी, नाम में कोई याद नहीं आ रहा है, तो वो अभी सीबीआई के अंडर है, वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। वो को लोकेशन क्या था, ऑफिस के अंडर ही ब्रोकर्स भी बैठे हुए थे, मतलब एनएससी का जहाँ ऑफिस था, जहाँ से वो पूरा डेटाबेस मैनेज होता था पूरे स्टॉक एक्सचेंज का, वहां पे ही ब्रोकर्स बैठे हुए थे। तो वो जैसे पॉइंट बताया अभी इन्होंने कि वो इंस्टेंट उनको वो माइक्रो सेकंड का एडवांटेज मिल जाता था, एंड वो माइक्रो सेकंड के एडवांटेज में ही बहुत बड़ी 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 जो ट्रांजेक्शन है वो कर जाते थे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ना तो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो देता है, मतलब इसके लिए ब्रोकर्स को, जिसके बेसिस पे वो लोग ट्रेड करते हैं, मतलब उन्हें एडवांटेज मिलता है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता था, ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग, करेक्ट। राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। T+1 सेटलमेंट साइकिल, तो कोई बता सकता है ये क्या होता है? कोई भी सेटलमेंट ट्रांजैक्शन विद इन 1 डे के अंदर हो जाना चाहिए, यही है बस। राइट। तो पहले T+2 का रहता था, अब वो धीरे धीरे डिजिटाइज हम लोग इतना कर दिए हैं, तो अब वो चीज को जल्दी जल्दी क्लियर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए T+1 था कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो जल्दी जल्दी, मतलब टर्न अराउंड टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि फटाफट से मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस। तो वो T1+ सेटलमेंट साइकिल होता है, ठीक है। कि जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो वो एनएससी या जो मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिटर है, सीडीएसएल हो गया या एनएसडीएल हो गया, दो ही है मेजोरिटी, तो उनके पास होता है, एंड फिर वहां से आपके पास आता है, आपके डीमैट में आता है, ठीक है। तो वो पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो T+1 डे में हो जाना चाहिए, यानी ट्रांजेक्शन के 1 दिन के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, बॉन्ड्स एंड न्यूज। तो फर्स्ट वाज इंडिया फर्स्ट यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड। तो ये कौन सी कंपनी के लिए लॉन्च किया गया था, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया था? ओके, हाँ, पावर फिनकॉर्प है। सो इस पावर फिनकॉर्प महारत्ना कंपनी? नहीं सर, महारत्न तो नहीं।
एक्चुअली शायद अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था ना, पावर फाइनेंस कॉर्प महारत्ना बना है। ओके, तो वो देख लेना, और कोई स्टेटस बता दो कि महारत्ना कब दिया जाता है। When is Maharatna status given to a company? ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जब नेट प्रॉफिट है इट्स मोर देन 5,000 करोड़ फॉर 3 years इन अ रो, या उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा है फॉर 3 years, या उसका जो एवरेज एनुअल नेट वैल्यू है वो 15,000 करोड़ है फॉर लास्ट 3 years। ठीक है, सो मतलब ऐसा याद कर लेना, 5, 15 और 25 फॉर लास्ट 3 years। तो सबसे कम जो है वो प्रॉफिट होता है हमेशा, तो 5,000 इज प्रॉफिट। और सबसे बीच में जो होता है वो नेट वैल्यू रहता है, नेट वर्थ रहता है। ठीक है, वो 15,000 है, और एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ है। ठीक है, तब उसको महारत्ना स्टेटस मिलता है, तो ऐसे याद रखना। और वो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज होती है स्टॉक एक्सचेंज पे गवर्नमेंट की, उन्हीं को मिलता है। सो अभी ये पीएफसी को मिला था, एंड इसी के साथ साथ आरईसी को मिला था। ठीक है, तो ये देख लेना, आरईसी था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। राइट, और कोई क्वेश्चन इसमें? तो ग्रीन तो पता ही है, वो ग्रीन तो मतलब एनवायरनमेंट या रिन्यूएबल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए है। एंड यस बैंक जो था, सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड बात करें तो इंडिया में सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड यस बैंक ने लॉन्च किए थे। ठीक है, अभी वो ऐसी स्थिति में है कि अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, बट उस टाइम ये पायनियर था उसमें। ठीक है, और स्टार्ट किसने किया था? यूरोपियन इन्वेस्ट हाँ कुछ नहीं, बोलो बोलो। हाँ, ये स्टार्ट किसने किया था ग्रीन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट? सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक है, उसने शुरू किया था। ठीक है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पावर। पावर मिनिस्ट्री। ठीक है, नाम में ही पावर से स्टार्ट हो रहा है, तो या नेक्स्ट फ्लोटिंग रेट फंड्स। तो ये बता दो, व्हाट आर फ्लोटिंग रेट फंड्स? Change in rate of interest from time to time, depending on the economy. तो कहीं पे भी फ्लोटिंग आ जाए तो उसका मतलब यही होता है कि वो इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें, तो हाउसिंग लोन में भी ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहता है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना जो रेपो रेट कम कर दिया तो आपका हाउसिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, और अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपका हाउसिंग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग वाला वही चीज है। ठीक है, हाँ, और ये एक सेबी का रूल भी है कि 65% ऑफ द कॉर्पस ऑफ फ्लोटिंग रेट फंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लोटिंग रेट फंड है तो उसका 65% पैसा जो है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। तो ये कौन इशू कर, मतलब व्हाट आर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, वो डिफाइन कर सकता है? हाँ, तो ये याद रख लेना, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो होता है ना, वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है पब्लिक सेक्टर या किसी गवर्निंग अथॉरिटी के साथ, जहाँ पे हम लोग सोशल आउटकम के लिए पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो इंटरेस्ट रेट या उस मेच्योरिटी वगैरह पे नहीं है। यहाँ हमारा फोकस जो है, जो डिजायर्ड सोशल आउटकम था वो अचीव करने पे। अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर वो रिटर्न वगैरह मिलेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्टेड ही रहता है। ठीक है, so if the objectives are not achieved, investor receive neither return nor
रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये चीज याद रखना कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और दूसरा जब तक पैसा वापस नहीं मिलता, जब तक कि जो डिजायर्ड आउटकम है वो अचीव नहीं हुआ है। ठीक है। सो ये महाराष्ट्र में ये जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पिंपरी चिंचवड इन पुणे, सो उसने ये एक साइन किया था एमओयू विद यूएनडीपी। ठीक है। और इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बना है। ठीक है। तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देख भी लिया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी और अब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की बात हो रही है। और पुणे का ये म्युनिसिपैलिटी है जिसने ये लॉन्च किया है। तो हो सकता है कि यहाँ स्टेटमेंट बदल दे, कि किसी और बैंगलोर वगैरह का नाम दे दे। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो ये बता दो क्या होता है। बता दो यार, इतना टफ भी नहीं है इसको। ओके, सो सिंपली इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर को एक कांस्टेंट रिटर्न मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या लेवल चल रहा है इन्फ्लेशन का। तो जैसे हम पढ़ते भी हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे बॉन्ड होल्डर को नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि उसके जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है वर्चुअली। ठीक है। सो इन्फ्लेशन उसको हार्म करता है। तो उस सेंस में हम लोग इन्फ्लेशन से अगर बॉन्ड को लिंक कर दें, तो अगर इन्फ्लेशन हाई होता भी है तो उससे जो इन्वेस्टर्स है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका भी पैसा उसके साथ हाई होगा। ठीक है। तो ये चीज है। सो इट विल बेसिकली हेज और टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क इन द इकोनॉमी। सो ये चीज याद रखना। एंड ये यूज कौन सा करेगा, तो सीपीआई भी कर सकता है और डब्ल्यूपीआई भी कर सकता है। ठीक है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूजली हम आरबीआई जो है वो सीपीआई कंबाइंड यूज करता है, बट इन्फ्लेशन इंडेक्स वो जो भी इशूअर है उसकी मर्जी होगी, तो डब्ल्यूपीआई पे इशू करना चाहता है या सीपीआई पे इशू करना चाहता है। ठीक है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, डेवलपमेंट इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। सो फर्स्ट इज एनएससी प्राइम। ठीक है। सो व्हाट इज एनएससी प्राइम? फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंज करने के लिए फ्रेमवर्क है। करेक्ट। तो For the listed कम companies. हाँ, तो एनएससी लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है। एनएससी प्राइम मतलब एनएससी के जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, वो उनके लिए इसने एक फ्रेमवर्क ला कर रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है। सो मेजरली वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कि वो ट्रांसपेरेंट रहे अपने डिसीजन मेकिंग में, एंड माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का ध्यान रखें। ठीक है। तो वो सब चीजों को बस एक फैंसी सा नाम दे दिया, बाकी कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनएससी शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। हाँ, तो इसमें एनएससी प्राइम कंपलसरी है लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना। मतलब ये गाइडलाइंस फॉलो करना लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, राइट। वॉलेंट्री है। राइट। हाँ। अभी आई थिंक हमने ना शायद आई थिंक आगे आ ही जाएगा। चलो ठीक है, उसको आगे देख लेंगे। नेक्स्ट इज एनएससी शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो इसके बारे में कोई बता सकता है, व्हाट इज इट? ये गोल्ड बुलियन के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। राइट। तो गोल्ड के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म हम एनएससी ने तैयार किया विद चेन फ्लक्स। ठीक है। और उसमें साथ ही साथ इंडिया का गोल्ड पॉलिसी सेंटर जो है वो भी है इन्वॉल्व है, एंड प्लस जो ज्वेलर्स और बुलियंस वालों की जो एसोसिएशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। तो बस ये याद रखना है, शाइन बुलियन वो नाम से ही पता ही लग रहा है कि बुलियन है और सिल्वर एंड ब्लॉकचेन गोल्ड। है। हाँ, तो वो नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क तैयार करके देगा जिससे बुलियन बार इंटीग्रिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ गोल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो वो चीज याद रख लेना। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गौर एक्स है ये, इसके व्हाट इज गौर एक्स? मतलब एनसी डेक्स पे ये गौर सीड, गौर गम, रिफाइंड स्प्लिट्स एंड रियल इन पे फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गौर एक्स तो ये बेसिकली, प्राइस ट्रैकिंग के लिए। हाँ, हाँ।
राइट। तो बेसिकली गॉरेक्स जो है वो एक इंडेक्स है एंड स्पेसिफिकली एक कमोडिटी के लिए, ठीक है। सो ठीक है, तो गॉरेक्स जो है वो जो गौर बीन्स होती है ना, हम्म। ये शायद गवार फली करके बोलते हैं ना इसको। हाँ गंवार फली बोलते हैं। राइट। अल्टीमेट वो कल था टेस्ट, संडे को, आज कोई टेस्ट नहीं है, आज हम लोग पीटी कर रहे हैं। ठीक है। सो गौर सीड्स, और ये बेसिकली पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर ये गौर गम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कई साल पहले ना बहुत जबरदस्त इसके प्राइसेस में बूम आया था, इन लाइक 14 15 13 14 के आसपास बहुत तगड़ा बूम आया था इसके अंदर। एंड वो इसीलिए था कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड थी, मतलब खाने में तो चलो थी, लेकिन एकदम से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की वजह से इसके प्राइसेस जो थे बहुत शूट अप कर गए थे। तो उसी सेंस में ये चीज है कि एक इंडेक्स बनाया गया ये ट्रैक करने के लिए, मतलब गौर सीड्स का जो क्या प्राइसेस चल रहा है एग्री कमोडिटीज में, ठीक है। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गौर प्रोड्यूसर फॉर अबाउट 80 to 85% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर, ठीक है। तो राजस्थान में फलियां वैसे ही बहुत उगती है, तो ये भी एक प्रोमिनेंट फली थी। एंड इसके जब प्राइसेस शूट किए गए थे तो बहुत लोगों ने फिर उगाना शुरू कर दिया था, मतलब प्रोडक्शन काफी बढ़ गया था। उसके बाद से वैसा रेट कभी आया नहीं, तो अभी भी लोग स्टोर करके बैठे हैं पिछले 5-6 सालों से ये गौर फलियां को अपने पास। एनीवेज नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये एंकर इन्वेस्टर्स। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? दिया है ना कमोडिटी डेरिवेटिव, क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव मतलब नाम से ही पता लग रहा है, डेरिवेटिव मतलब कि उस चीज से डिराइव हो रहा है, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स है इसका जो प्राइस रेंज करेगा विद द मूवमेंट ऑफ ये गौर सीड का प्राइस, ठीक है। तो अंडरलाइंग एक एसेट होता है, उसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं बना हुआ है, ठीक है। तो एक अंडरलाइंग एसेट होगा, उसके ऊपर वो चीज बनी हुई है। तो गौर इंडेक्स वो बेसिकली गौर के प्राइसेस के ऊपर बना हुआ है। ओके। इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर भी है गुआर गम का, ठीक है। पिछले बार इमली पूछ लिया था, इसलिए याद रखना। राइट। राइट। बाकी ये पता ही है कि राजस्थान में ज्यादा होती है, तो आप एग्रीकल्चर या उसका कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन उसको चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स। सो आई थिंक शार्क टैंक वगैरह देख ही लिया होगा, तो अब तक पता ही लग गया होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह क्या होता है। सो ये LIC जो है, गवारेक्स है ना, वैसे एक हाँ, सोया सोया डेक्स है सोयाबीन के लिए, वो इसी के साथ न्यूज में आया था, सोया डेक्स। अच्छा। और दोनों ही वो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज उन्होंने ही लॉन्च किया है, गुआरेक्स एंड सोइडेक्स। मतलब पहले गुआरेक्स लॉन्च किया फिर सोएडेक्स लॉन्च किया है ना? नहीं, साथ में ही रिलीज किया है। अच्छा, साथ में रिलीज कर रहा हूँ। हाँ, और तो ये बता दो, सोयाबीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? एमपी या महाराष्ट्र होगा। MP है। राइट। और अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, आजकल काफी ऑयल्स वगैरह उसका यूज होता है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स, तो LIC पता ही है सबको, IPO ला रहा है अपना। तो IPO के अंदर कुछ करीब 25,000 करोड़ रेज करना चाहता है, मतलब फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। सो एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको IPO आने से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो मतलब बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं कि 15,000 का वो ले लिया एक लॉट। तो वो काफी बड़े बड़े साइजेस के अंदर वो ट्रांजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। सो each anchor investors need to invest a minimum of 10 crore, ठीक है। And these anchor investors are essentially brought in to enhance the confidence of investors and gauge the demand for IPO market, ठीक है। So बहुत सारी कैटेगरीज होती है, अगर कभी IPO में आप पैसे लगाओगे तो आप वहां देखोगे एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया अलग अलग
जैसे आई थिंक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में ट्रांजैक्ट करोगे। उससे नीचे तो फिर वो अमूमन जो लॉट होता है वो 15 से 14,000 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देख लो, क्योंकि LIC ये LIC ला रहा है ये, सो इस सेंस में IPO के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टू रेज कैपिटल, टू एनहांस पब्लिक इमेज, टू अवेल चीपर क्रेडिट, टू हायर बेटर एम्प्लॉयज। तो वो तो ऑपरेशनल चीज हो गई, लास्ट वाला पॉइंट तो, बट मेजरली ये पहले 3 जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेल्प क्या करता है कंट्री को कि जितने ज्यादा IPO आएंगे उससे ये पता लगेगा कि लोगों में एक इन्वेस्टमेंट सेंस जो है वो बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग घर में पैसे डाल के बैठ जा रहे हैं। ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करने से वो इंटर्न कैपिटल क्रिएट करता है। ठीक है, कैपिटल से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो एक वो वर्चुअल साइकिल क्रिएट होती है। ठीक है, तो पढ़ते भी हम लोग ये साइकिल कैसे वर्क करती है। सो एडिशनल फंडिंग, एक्सेस टू एडिशनल फंडिंग, improve overall corporate governance, transparency, credibility. Next, in development of financial market. ठीक है, सो अभी तक जो कंपनियां बैंकों के पैसे खा के भाग जाती थी, अब वो IPO लाती है तो उनको बहुत सारे नॉर्म्स या सेबी के गाइडलाइन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इंप्रूव होगा। ठीक है, सो ये होता है मतलब IPO का हम इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कंपनी का ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, फिर अगर वो स्टॉक लाती है वापस, तो उसको क्या बोलेंगे? FPO बोलेंगे ना। हाँ, करेक्ट। तो अभी बाबा जी की कंपनी है वो FPO लाई है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक इसी कॉन्टेक्स्ट में एंजल इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करते हो पता है किसी को? हाँ, तो स्टार्टअप जो होते हैं ना, वहां पे हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इनकम टैक्स के दिक्कत ये हो रहा था कि वो जब भी IPO आता है ना, तो एक फेयर वैल्यूएशन होता है IPO का। ऐसा नहीं है कि वो मन उठा के बोल देगा मेरा IPO 2 लाख का है या मेरा IPO 1 रुपए का है। तो उसके लिए पहले वैल्यूएशन होता है कंपनी का, एंड उसको जो अंडर राइटर्स होते हैं उसके लिए हायर करे जाते हैं, एंड वो फिर डिसाइड करते हैं कि IPO का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। ठीक है, सो एक मतलब वो कहते हैं ना कि एसेट और लायबिलिटी साइड पूरा मैच होना चाहिए, तो उस सेंस में वो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें स्टार्टअप्स में, तो कई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक रेवेन्यू ही नहीं जनरेट किया। तो एंजल इन्वेस्टर्स उसके अंदर हो सकता है कि वो 50,000 रुपए डालकर वो 50% इक्विटी ले रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, सो कंपनी का तो कोई वर्थ ही नहीं है, तो वो 50,000 का वो कोई वैल्यू बना नहीं। ठीक है, तो वो इनकम टैक्स में पहले दिक्कत हो जाती थी। सो उस चीज को ईज आउट करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स को फ्रीडम दिया गया है कि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्टार्टअप्स। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट भी काफी न्यूज में रहता है IPO से लिंक, इसका क्या मतलब होता है? सो वो बताना पड़ता है, वो पूरा के सेबी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हम लोग पैसा जो उठा रहे हैं उसका हम करेंगे क्या। तो वही मतलब पूरा फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के, और वो करना क्या चाहती है उस पैसे से, वो पूरा विजन जो है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिकली रिलीज करते हैं, ताकि सब लोग पढ़ सके एंड एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको LIC को कॉरपोरेशन बनाने के लिए बात करें, कॉर्पोरेटाइज करेंगे इसको, तो उसका क्या मतलब होगा? यही बोल रहे हैं ना? अब तक सिर्फ मेजर डिसीजन मेकर गवर्नमेंट थी, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। बट अब जो है पब्लिक लोग भी आ गए हैं, एंकर इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट अकेले अपने आप नहीं ले सकती। ठीक है, बाकियों से भी उनके भी डिसीजन को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो उस सेंस में कॉर्पोरेटाइज हो जाएगा। हाँ, एक मतलब और होता है, गूगल करोगे तो मतलब इंडिपेंडेंस दे दी है, अब वो एज ए प्राइवेट प्लेयर डिफाइड करेगा, मतलब कि वो प्रॉफिट के लिए जाएगा, वेलफेयर भी करेगा सोशल, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए भी जाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। ये तो 3-4 टर्म आ जाएंगे वहाँ। पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट था तो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान रखा था, अब एक्सपेंड हो गया उसका ओरिजिन, उसको बोलते हैं फिर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया इसका। ठीक है सर। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, एस्क्रो अकाउंट। तो वैसे हमने पहले डिस्कस कर ही रखा है एस्क्रो अकाउंट, तो किसी को और क्वेश्चन पूछना है क्या इस पे?
हाँ, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टी है, उन्होंने लेट्स से कोई एग्रीमेंट किया कि हम लोग ये काम करेंगे और उसके बाद में पार्टी ए पार्टी बी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए ये जो पार्टी है वो पहले किसी और के पास वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। लेट्स से सी के पास वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो वो सी जो है वहां यहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट की तरह काम करेगा, ठीक है। कि जैसे ही उन दोनों के बीच में जो डील पूरी हो जाएगी, फिर उस एस्क्रो अकाउंट से बी को पैसा दे दिया जाएगा और इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था, उसमें पहले मैंडेटरी था कि एक एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाना चाहिए एंड फ्रॉम देयर इट शुड गो टू द सप्लायर, ठीक है। बट ये राफेल डील के अंदर वो एस्क्रो अकाउंट जो था बाईपास कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसीलिए वो इतना बवाल मचा था कि करप्शन हुआ है एंड ये एंड वो, ठीक है। सो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाज की कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फर्स्ट है हमें स्टैगफ्लेशन, तो फटाफट से कोई बता दो क्या होता है स्टैगफ्लेशन। Inflation plus unemployment plus low growth rate of economy. करेक्ट। सो हम एक कर्व भी उस दिन देखा था जहाँ पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो लिंक्ड होते हैं, तो वो कर्व का नाम क्या था? फिलिप करो ना। Philip, yeah. करेक्ट करेक्ट। तो फिलिप्स कर्व होता है वो इन्फ्लेशन और क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक करता है, तो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और स्टैगफ्लेशन जो था वो उस कर्व को एक तरीके से डिसरप्ट कर रहा है, मतलब वो कर्व फिर होल्ड ट्रू नहीं करेगा अगर स्टैगफ्लेशन हो जाएगा तो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एलईआई। सो एलईआई जो है वो सेबी इशू करता है, ट्रू और फॉल्स? False. False. आरबीआई का कौन? आरबीआई करता है। सो एलईआई इज अ सू जेनरिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, मतलब इट हैज इंडियन ओरिजिन, ट्रू और फॉल्स? False. False. आईएसओ बेस है ना। आईएसओ स्टैंडर्ड है, वो तो एक रैंकिंग का मतलब वो स्टैंडर्ड होता है कि एक स्टैंडर्ड हमने तैयार किया, बट ये बनाया गया है ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन जो है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एक बॉडी है, उसने ये एस्टैब्लिश किया था, उसी से फिर ये पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है और आरबीआई ने भी वहीं से अडॉप्ट किया है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, एक 20 कैरेक्टर लॉन्ग जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है, वो दिया जाता है। सो ट्रांजैक्शन कितने से अमाउंट से ऊपर होने चाहिए तब ये एलईआई देना मैंडेटरी हो जाता है? 50 50 करोड़ या crore and above. करेक्ट। तो 54 करोड़ या अबव से ट्रांजैक्शन होगा, चाहे फिर वो कैपिटल अकाउंट में करो या करंट अकाउंट में करो, ठीक है। सो उसके ऊपर फिर ये देना पड़ेगा आपको, मैंडेटरी क्रॉस बॉर्डर। तो ये नीरव मोदी वाला जो केस हुआ था उसके बाद मैंडेटरीली अडॉप्ट कर लिया है इस चीज को, ठीक है। और क्रॉस कोई बॉर्डर क्वेश्चन किस? ये याद राइट। ये जो और कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ये मतलब क्या आईएमएफ का पार्ट है क्या? कहाँ क्या फंक्शन करता है? G20 countries ने सब प्राइम क्राइसिस के बाद they have ओके। formed this. हाँ उसी ये टाइम हमारे इंडिया में भी एक बॉडी फॉर्म हुआ है, क्या है वो? एफएसडीसी बोल रहे हो क्या? फाइनेंशियल करेक्ट मतलब करेक्ट करेक्ट यूनियन वेरी फाइनेंस गुड। मिनिस्टर होते हैं ना उसके। करेक्ट, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इक्विलाइजेशन लेवी, तो ये कोई डिफाइन कर दो कि हो क्या रहा है इसके अंदर? वही कि सर जैसे नॉन रेजिडेंट जो कंपनी होती है ना, उन पे जो मतलब कि इंडिया से बाहर है लेकिन यहाँ पे अपना डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह बेच रही है, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रही है, तो उन पे डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे हम। तो 2016 में चालू हुआ था, उस टाइम पे थोड़ा कम लगाते थे, लेकिन अब इसका एम्बिट बढ़ाया है ना हमने, तो वही होता है, ई कॉमर्स को टारगेट करता है मोस्टली। सो ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया में मतलब अपना फिजिकल प्रेजेंस नहीं कर रही है, डिजिटल सर्विसेज दे रही थी और वो पैसा जो है वो इंडिया से बाहर ले जा रही थी, ठीक है। तो अब तक वो गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, तो उनको टैक्सेशन के अंडर लाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वो इंडिया से कमा रही है, तो इंडिया में पैसा उनको टैक्स देना चाहिए, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए इक्विलाइजेशन लेवी लाया गया था। एंड मोस्टली हम लोग जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको टारगेट कर रहे थे, ठीक है। और
बस आई थिंक इतना ही था। हाँ, यूपीएससी ने पूछा भी है 2018 में, और 2 करोड़ होता है ना जिसका, उस पे हम लोग ये इम्पोज करते हैं कुछ ऐसा ऐसा। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो कौन पब्लिश करता है इसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, एंड ये जो है 2 सालों में एक बार पब्लिश होती है, ट्रू फॉल्स? एक नहीं, एक साल में साल एक साल में 2 बार। राइट, तो वो चीज याद रखना। इट्स अ बाय एनुअल रिपोर्ट दैट reflects risk to financial stability and resilience of financial system। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो WPI है, तो WPI जो है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो निकालते हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ना। हाँ, DPI। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर DPIT है, एंड DPIT के अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से डिफरेंट है, तो वहां से WPI। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएंगे ना एडवाइजर वाले, चीफ एडवाइजर है। हाँ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएंगे। एंड CPI कौन निकालता है? Who publishes CPI? मॉस्पी। अच्छा, सीपीआई में भी काफी कैटेगरी होती है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, 1-2 होता है ना, उनको कौन कौन? हाँ, रूरल वाला। तो इंडस्ट्रियल लेबरर एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। वो लेबर निकालती है, और जो रूरल अर्बन कंबाइन होता है वो मूसपी निकालता है, मतलब NSO। करेक्ट। अच्छा, जो अपना ये लेबर वाला है, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, उसका बेस ईयर क्या है? 2016। हाँ, और दूसरे वाले का? 1986। हाँ, ठीक है। और ये CPI WPI का 2011 है। ओके। करेक्ट। और RBI जो इन्फ्लेशन टारगेट करती है उसमें कौन सा CPI यूज करती है वो? कंबाइन करते हैं ना। कंबाइन कर। करेक्ट। अच्छा, RBI को ये मतलब 4+-2 है, ये RBI एक्ट में लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स? जो इन्फ्लेशन RBI एक्ट में तो नहीं है। RBI एक्ट में तो है, MPC उसी में अमेंडमेंट करके लाया ना। नहीं सर, एक्चुअली इसका पॉलिटिक्स ये है कि RBI एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम मिलके डिसाइड करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि +-4 करेंगे, वो तो फिर वेरी करेगा ना सर कुछ। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ RBI विल डिसाइड अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट, ये लिखा हुआ है। वो 4+-2 लिखा हुआ है। FRBI में होना चाहिए ना। RBI एक्ट में है ये वाला बात। मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इन्फ्लेशन टारगेट। आई थिंक यार उसमें RBI एक्ट में ही इन्होंने अमेंडमेंट किया है ना। सर अमेंडमेंट किया है, लेकिन ये नहीं लिखा ना कि 4+-2। अब कल को सिचुएशन चेंज हो गया तो इन्फ्लेशन ज्यादा भी रखने पड़ेगा ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे, मिलके करेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी RBI को 5 साल के लिए आपको इतना टारगेट करना है, ये वाली बात लिखी हुई है। ये वाली नहीं लिखी कि आपको 4+-2 रखना है, वो तो चेंज करते रहेंगे ना हम लोग सिचुएशन के हिसाब से। ऐसा मतलब मेरा क्वेश्चन है इसी बेस पे, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आया है जैसे ये 4+और- ये स्टेबल चीज नहीं है, तो एक्ट में शायद ना लिखा हो, तो ये वाली लॉजिक हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, वो तो रूल डिसाइड करता है ना कि अब तक क्या सर्कमस्टेंस आ जाए, हमको चेंज करना पड़े, जैसे ना एक्ट में हम बड़ी चीज लिखे हैं कुछ जो स्टेबल होगा, जैसे आप जो बोल रहे हो वही। राइट। हेलो, यस हो गया ना ये? हाँ, ये हो गया, तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा चलो, फिर ये डिफरेंस ही बता दो यार, CPI WPI और GDP डिफ्लेटर भी होता है ना एक। हाँ, थोड़ा सा है, पढ़ा है तो बता दीजिए सर। हाँ। सो पहले तो ये बताओ कि सर्विसेज किस में इंक्लूड होती है, CPI में होती है या WPI में? CPI में। सो जो WPI है वो प्रोड्यूसर के साइड से इन्फ्लेशन को डिटेक्ट करता है, ट्रू और फॉल्स?
ट्रू। फॉल्स। करेक्ट। सॉरी, और बेस ईयर क्या है इसके लिए? दोनों का क्या 11 है, 10 11 ग्यारह 11 बारह 12। है। ओके 11-12। हाँ। हम्म, अच्छा, इसमें दोनों में फिक्स कमोडिटी होती है, कुछ हमने आइटम पकड़ लिए उन्हीं के हिसाब से निकालेंगे, ऐसा होता है ना? हाँ करेक्ट। और ये डिफ्लेटर से कैसे अलग है सीपीआई, किस सेंस में अलग है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है। डिफ्लेटर बेसिकली मतलब रियल फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो हमें रियल जीडीपी लाने के लिए वी यूज जीडीपी डिफ्लेटर। नहीं वो हाँ सही बोल रहे हो आप, इन्फ्लेशन निकाल लेंगे, सो नॉमिनल अपन रियल लगे तो इन्फ्लेशन का वैल्यू आ जाएगा और वहां से सब कुछ समझ जाएगा। डिफरेंस ये होता है यार, जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ना, उसमें हम इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करते। जो डोमेस्टिकली जीडीपी का मतलब होता है ना, वही होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है ना। लेकिन जो सीपीआई होता है ना, उसमें बाहर से जो हम चीजें ले रहे हैं ना कंज्यूमर के लिए, उसको कंसिडर कर लेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो डिफ्लेटर वाला होता है ना, वो मंथली नहीं होता। जैसे वो जीडीपी के साथ ही निकलेगा, जैसे जीडीपी क्वार्टरली आती है तो वो भी क्वार्टरली निकलेगा, ठीक है। और जो अपना सीपीआई वाला ये मंथली निकलता रहता है, कुछ ऐसा है ना इसका। तो ये दो राइट। डिफरेंस मिले हैं। सही बोला। वो निकालता कौन है एंड फिर जीडीपी डिफ्लेटर को? मोस्टली निकालेगी ना, क्योंकि जीडीपी का डेटा वही रखती है तो। हाँ आई थिंक वही निकालता होगा। राइट। नंबर ऑफ बास्केट सीपीआई में ज्यादा है या फिर डब्ल्यूपीआई में ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स इन द बास्केट? सीपीआई होना चाहिए। सीपीआई में ज्यादा। 676 है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। उसका कम है थोड़ा डब्ल्यूपीआई का ना। मेरे को भी एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, मैं एक बार देख के बताऊंगा। 697 है शायद, 697 है शायद सीपीआई। किसमें ज्यादा है? और ज्यादा सीपीआई में ही है शायद ना। सीपीआई में ही ज्यादा है। वेटेज का भी फर्क होता है ना यार। जैसे कि जो फूड वाला है उसका वेटेज सीपीआई में ज्यादा है एक कंपेयर सेकेंड, टू एक डब्ल्यूपीआई। एक सेक हाँ एक सेकेंड। सो जो नंबर ऑफ कमोडिटी है वो ये सीपीआई के अंदर 448 है। मतलब डिस्टिंक्ट इस सेंस में रूरल में अलग है, अर्बन में अलग है। तो पहला फैक्ट ये याद रखना कि यहाँ पे डिस्टिंक्शन है रूरल और अर्बन में। तो रूरल के अंदर 448 कमोडिटीज है एंड जो अर्बन है उसमें 460 कमोडिटी है। यानी अर्बन को ज्यादा चीजें चाहिए होती है, इसलिए उसके लिए ज्यादा आइटम्स रखे गए हैं सीपीआई में, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई में ये 697 है, ठीक है। तो कमोडिटीज नंबर के टर्म्स में डब्ल्यूपीआई में ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीपीआई, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट आई थिंक अभी नवीन ने बोला कि फूड का कंपोनेंट जो है वो हायर है इन केस ऑफ सीपीआई, क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक फूड एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सो विच इट इज 39%, तो नियरली 40% समझ लो, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% जो है वो खाने के आइटम्स से रिलेटेड है। एंड डब्ल्यूपीआई में ये जो वेटेज है ये 24.4% है, विच इज नियरली 25%, यानी 1/4 जो है वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि खाने में जा रहा है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये भी है कि डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चर का ही 65 के आसपास वेटेज है। मैन्युफैक्चर वाली जो चीजें होती है ना, तो उसमें फिर बचा हुआ सारी हाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ना। तो नेक्स्ट इज नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये किसका इनिशिएटिव है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम? सो पेरिस 1 जो सबमिट हुआ था उसके अंडर ये ग्रुपिंग था, मर्ज हुआ था। तो ये सब जो दुनिया के जितने भी सेंट्रल मतलब कुछ एक सेंट्रल बैंक्स है वो सब मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ये नेशनल ग्रीनिंग नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम करके एक इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो ये वन प्लैनेट समिट जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था। मतलब ये पेरिस जो इसने लिखा हुआ है ना वो वन प्लैनेट समिट था, 2017 में हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट समिट था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए थे। तो एक बार इसको देख लेना।
ठीक है, वन प्लैनेट समिट काफी इंपॉर्टेंट था ये। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये 15 वाले को नहीं बोलते क्या हम लोग, वन प्लैनेट वाला? ये 17 वाला तो इसमें तो वो इतना पेरिस UNFCCC था, वो अलग है और ये अलग है। ओके, ये कौन करता है? ये ये सेंट्रल बैंक डिफरेंट कंट्रीज की, मतलब ग्रुप ये ऑफ तो कंट्री। हाँ, ये ग्रुपिंग है, बट ये जो वन प्लैनेट समिट था ना, ये फ्रांस के अंदर टेक प्लेस किया था। और तो क्या था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये याद रख लेना, आई थिंक शायद UN के परव्यू के अंडर नहीं था ये, अपने आप ही इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने इन्होंने मिलकर खोला था ये। और बहुत सारी चीजें बनी थी, जैसे क्लाइमेट एक्शन 100+ बना था, ठीक है, और सॉवरेन वेल्थ फंड कोएलिशन बना था ताकि एनर्जी ट्रांजिशन को फंडिंग की जा सके। और इसके अलावा जो नेशनल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, ये भी इसी के अंडर ही आया था, तो देख लेना एक बार, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्कोर्स पोर्टल है, तो स्कोर्स पोर्टल किसके लिए है? वही कंप्लेन वगैरह की। complaints Yes. portal against तो ये listed companies. हाँ, तो ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि हर किसी कंपनी के उठा मतलब खिलाफ केस कर दोगे। सेबी में जो लिस्टेड कंपनीज है या उनके इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि कोई हेल्प कर रहा है IPO वगैरह लाने में, तो वो जो इंटरमीडियरीज है उनके खिलाफ केस कर सकते हो स्पोर्ट पोर्टल पे जाके, मतलब केस नहीं, शिकायत कर सकते हो सेबी को कि ये कुछ धांधली कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, वेरिएबल कैपिटल कंपनी, ये क्या होता है? याद नहीं है। हाँ, तो ये एक ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं, जो करंट कंपनीज होती है उसका ऑल्टरनेटिव है। तो इसके अंदर एक स्टैंड लोन फंड या एक अम्ब्रेला फंड बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल और सब फंड्स होंगे, ठीक है। सो ओवरऑल जो फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम है उसके जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, ठीक है। तो मतलब जितने अभी करंटली जो स्ट्रक्चर है, जैसे कंपनीज हो गई, ट्रस्ट हो गया, LLP हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं, तो उससे एक अलग ये एक स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी के लिए। बाकी यहाँ पे और ज्यादा लिखा हुआ भी नहीं था इसके बारे में, तो एक बार कोई सर्च कर लेना, हमें लिखा नहीं है प्रॉपरली ये वाला भी। और KP कृष्णन एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने ये बेसिकली अभी इसके ऊपर दिया है कि ऐसा बना सकते हैं। और IFSC जो है, तो इंडिया में IFSC है का? Gift City, गांधीनगर. करेक्ट। तो वो वहां पे है, तो उसके लिए ये रिकमेंड करें कि एक वेरिएबल कैपिटल कंपनी हम लोग एस्टैब्लिश कर लें। कोई यार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो यार, इसको एक बार लास्ट में सर्च करके डालने की। प्रसाद सर, आप कर दोगे क्या ये? चलो मैं कर। हाँ ठीक है, नवीन सर आप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, PFRDA। सो ये कौन से बॉडी के अंडर है PFRDA? इंडिपेंडेंट है ना, रेगुलेटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री तो होगा ना, फाइनेंस में है क्या? हाँ, आई थिंक फाइनेंस में है। बाकी सोशल वेलफेयर वाली कौन सी बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है क्या? नहीं, सोशल जस्टिस नहीं है, नहीं वो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होनी चाहिए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये मैं चेक किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। 2003 में एक्ट के थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, तो ये याद रखना। और हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। एंड हमने स्कीम्स भी देखी थी इससे रिलेटेड, अटल पेंशन योजना थी या नेशनल पेंशन स्कीम जो है, वो भी ये PFRDA ही चलाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एंड और तो क्या है, बस यही है इसमें तो।
कोई और क्वेश्चन है किसी का पीएफआरडी पे? और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, तो 4.1 इज इंडियाज एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? सो इंडिया का India's एक्सपोर्ट, हाँ बोलो। go on, Sanjay. हाँ, सो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 5 ईयर्स के अंदर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। ट्रू और फॉल्स? True. फॉल्स है। बीच में एक बार, हाँ, कंसिस्टेंटली नहीं हुआ है। No. और कोई क्वेश्चन किसी का? कितना है अपना एक्सपोर्ट टोटल मिला के? इंपोर्ट कितना है डेटा रफ? क्या प्रसाद, क्वेश्चन रिपीट करो। मैं डेटा पूछ रहा हूँ कितना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये पूछ रहा हूँ। मतलब इंपोर्ट तो 526 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, लेकिन वो 1920 का है, 2021 का फिगर है नहीं शायद। ठीक है, India's share of world's export is 10%. True or false? फॉल्स। फॉल्स। 10 कैसे हो गया? इकोनॉमी अपनी बड़ी इतनी होती है, 20-30 तो होगा ना। मतलब अपना रफली अराउंड हम हैं 2% है, रफली 2% है हमारा शेयर एक्सपोर्ट में। हाँ और that is इंडिया 1.7%. हाँ वो हाँ 1.7 था 2018 में, ठीक है। सो अभी तो आई थिंक 2 हो गया होगा। एंड इंडिया का रैंक जो है 18 है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग। तो ये भी लिस्ट नंबर जो है वो काफी पुराने दिए हुए, मतलब 1920 के। तो आई थिंक अपडेटेड होने चाहिए थे, बट आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट कर सकते हैं हम लोग ये चीज, है ना। Right. ओके, नेक्स्ट, as percentage of GDP, India's exports are over 1/5 of the GDP. True or false? फॉल्स। 25% false. So, मतलब इंडिया का जो है वो 18% है, तो वो लेस देन 1/5 है, ठीक है, नॉट मोर देन 1/5। right. एंड सबसे मेजर ड्राइवर कौन है इंडिया के एक्सपोर्ट का? इज इट द मैन्युफैक्चर? सर्विसेज है ना। सर्विसेज, करेक्ट, Service. सर्विसेज है। और इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो हमेशा नेगेटिव रहता है कंपेयर टू कैपिटल। हमेशा तो नहीं, 2 बार पॉजिटिव रहा है। हाँ, रिसेंट पास्ट में भी हुआ है ना। बट मेजरली यही होता है, जो अपने कैपिटल वाला होता है ना वही डिफरेंस को कम करता है, कुछ ऐसा है ना। ये एक बार देख लेना, सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस है which finances the merchandise trade deficit. 50% of merchandise trade deficit is financed by services trade surplus. तो एक चीज बताना, अगर इंडिया का करेंसी अप्रिशिएट होता तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। ट्रू और फॉल्स? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, एक बार वापस। हाँ ठीक है, फॉल्स है। तो पता ही होगा फिर आंसर, सबने बोल ही दिया तो next सर पे तुम्हें चलते हैं। बता दो एक बार कैसे फॉल्स है। जैसे कि मान लो अपना अप्रिशिएट हुआ तो दूसरों को अपना चीज सस्ता लगेगा ना, तो ज्यादा नहीं खरीदेंगे वो लोग, देखा जाएगा। नहीं, अप्रिशिएट मतलब अपना महंगा हो गया। मतलब सपोज $1 में 2 एप्पल आते थे, और लेट्स से हमारी करेंसी 50% अप्रिशिएट हो गई, तो आज $1 में सिर्फ 1 एप्पल आएगा।
ठीक है। हाँ वो बट उस डेप्रिसिएशन एक तो होगा ना, देखा जाए तो हाँ, उसमें उनको सस्ता लगेगा अपने वाले में। हाँ, तो डेप्रिशिएट हो गया अपनी करेंसी, तो फिर उनको सस्ता लगेगा, हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा यहाँ सस्ता माल मिल रहा है, खरीद लो। तो इसीलिए चाइना जो है जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन मार्केट लिंक्ड होता है, डिवैल्यू अगर गवर्नमेंट या उधर का सेंट्रल बैंक खुद कर रहा है तो वो डिवैल्यू होता है। ठीक है। तो वो जानबूझ के चाइना इसीलिए करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव बने एंड ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो उसकी कंट्री से। ठीक है। राइट। और कोई क्वेश्चन किसी का? हमारा एक्सपोर्ट शेयर बता दो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कंट्री के हिसाब से क्या? नहीं, वो सेक्टर के क्वांट हिसाब से। सेक्टर के साथ में। तो सबसे पेट्रोलियम ज्यादा, हाँ बोलो। बोलो। हाँ, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फिर हमारे पर्ल्स और प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं, ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं वो है, फिर ड्रग फॉर्मुलेशन है, फिर गोल्ड और मतलब पहले हमने पर्ल्स प्रेशियस स्टोन देखा था, फिर नेक्स्ट गोल्ड है, फिर आयरन है, और उसके बाद बाकी सब मटेरियल है छोटा मोटा। तो मेजरली यही है। सर्विस का नहीं आएगा यार पे, देखा जाए तो सर्विस ज्यादा करते हैं ना हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह। कम कमोडिटीज लिखा है ना उस इन्फोग्राफिक में। ओके ओके ओके। ठीक है। और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएस। फिर यूएई, और फिर चाइना। ठीक है। राइट। सो ये जो टॉप टॉप 3 कंट्रीज है उनसे इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, ट्रू और फॉल्स? चाइना और यूए के साथ यूएस नहीं के है, साथ इसके साथ है। यूएस के यूएस साथ के है। साथ सरप्लस है, बाकी चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ तो मतलब हम डबल भी करें तो भी हम वो अभी डेफिसिट में रहेंगे, मतलब इतना पीछे हम उससे। यूए के साथ भी अपना नेगेटिव ही है शायद मुझे हिसाब से ना। इंडिया का पॉजिटिव है नेपाल के साथ और यूएस के साथ तो है ही, ये दो ज्यादा है। बांग्लादेश के साथ भी अपना थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। थोड़े दिन में आगे निकल जाएगा वो भी। वो मेडिकल उसकी वजह से शायद अपना ज्यादा है बांग्लादेश के साथ। सो ये रीजन देख लेना, मतलब सीधा उसमें पूछ सकता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम क्यों है, तो रीजन बताओ। तो एक तो लो लेवल है पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, लिमिटेड हमारे पास, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हम ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है। फिर लो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि हमारा एक तो क्वालिटी उतना बेटर नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और दूसरा हमारे लेबर लॉस ऑब्सोलीट है, अभी तक मॉडर्न डे के हिसाब से लेबर लॉस नहीं बने हैं। ठीक है। और रीजनल डिस्पैरिटी भी है कि कुछ स्टेट हैं, जितने भी कोस्टल स्टेट है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जितने नॉन कोस्टल या हिंटरलैंड स्टेट्स हैं वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो एक इश्यू है। और कोई ऐड ऑन करना चाहता है क्या? हाँ जो स्टेट वाला बोल रहे हो ना, दिए है ना इधर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यही 70% कर देते उठा के। बाकी स्टेट तो ये जो भी बचे वो कुछ नहीं करते। तो ये सारे कोस्टल स्टेट हैं, तो इनके पास एक वैसे एडवांटेज है ना? हम्म, एक स्टेट कोस्टल नहीं है। तेलंगाना है। तेलंगाना। राइट। तेलंगाना। बट सदर्न स्टेट अच्छा करता ही है सर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ना, मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, मतलब ब्रिटिश टाइम में भी ये लोग करते थे ना महाराष्ट्र वगैरह तो बेस बना हुआ ये लोगों का, देखा जाए। राइट। मैंने पहले आंध्र प्रदेश पूरा एक ही स्टेट था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्ट। डेवलप हुआ हुआ ही था इनके पास। राइट। पोर्ट सिटी कहलाता है तो सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा होती होगी। करेक्ट। बिल्कुल सही। सो
इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिए हैं एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, तो वही एक एक करके डिफाइन कर दो क्या क्या थे जल्दी से थोड़ा। इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, ये एमएसएमई एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए इसमें इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा, लाइक वेयर दे कैन फाइंड आउट एक्सपोर्ट पोटेंशियल कहाँ पे है, पोटेंशियल मार्केट्स कहाँ पे, तो दिस इज अ पोर्टल इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव। हाँ, फिर ईसीजीसी, इसमें क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस मिलेगा। इट ऑल्सो लॉन्च निर्विक स्कीम, तो ये रिड्यूस्ड प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स है इंश्योरेंस के लिए, मतलब ईसीजीसी इज फॉर इंश्योरेंस, उसमें भी रिड्यूस्ड प्रीमियम होगा निर्विक स्कीम के अंदर। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो पोटेंशियल सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग। देन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, इट्स अ e-logistics a single window e-logistics market। इंडिया में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग है। और वर्ल्ड में कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। कस्टम्स नहीं, वर्ल्ड बैंक है। अच्छा, और हाँ, वो हमने पहले डिस्कस किया था ना, वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो वो इंडिया में उसका नाम है ना लीड्स है, ठीक है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, तो लीड करके वो रिपोर्ट है, वही लीड्स नाम से इंडेक्स भी है। वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो निकालता है। तो ये दो अलग अलग है क्या, इंडिया का लॉजिस्टिक और लीड्स? या इंडिया में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कोई नाम की चीज ही नहीं? हाँ, इंडिया में वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस नाम की चीज नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक की है। मैं उसके रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा था कि इंडिया में वो कौन से वो निकालता है, तो वो तो उसका कॉमर्स निकालते हैं, नीति आयोग का कोई रोल नहीं, ये बोल रहे हो आप ना? हाँ, उसका वो रोल है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक और दिया इधर, कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया का, मतलब क्या मतलब होता है कंपैरेटिव एडवांटेज? किसका? कॉन्टेक्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज होता है ना, एक टर्म होता है एक्सपोर्ट। हाँ, यहाँ पे गो ऑन नीति। नहीं, मैं पूछ रही थी किस कॉन्टेक्स्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज पूछ रहे? अरे प्रोडक्शन एक्सपोर्ट वगैरह में होता है ना, एक इकोनॉमी के हिसाब से होता है ना कुछ। हाँ, तो वो इन कंपैरिजन होता है ना कि दूसरी कंट्री के साथ इंडिया का उतना एडवांटेज नहीं, मतलब जो जहाँ पे एडवांटेज था उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया वो चीज। हाँ, मतलब कोई ऐसा वो नहीं टर्म, कोई इकोनॉमिक टर्म नहीं है, वो इन जनरल सेंस है कि जहाँ पे उसका एडवांटेज था। और एडवांटेज कहाँ था? हमारे पास एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जिसको लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट में या लो स्किल्ड ऐसे एक्सपोर्ट में लगाया जा सकता है, तो हम वहां नहीं लगा पाए उनको, तो उस सेंस में हम पीछे रह गए। तो सिमिलरली एग्जांपल देके बता रहा है कि बांग्लादेश ने जो एक्सेस पॉपुलेशन है उसको लो स्किल्ड जॉब्स में लगाया, जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और इनमें लगा दिया, बड़ी बड़ी मिलें बना दी, लेकिन इंडिया वो चीज नहीं कर पाया उस सेंस में। हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल भाषा में दिया गूगल पे, economy's ability to produce a particular good or service at a lower opportunity cost than its trading partner, जो आप बोल रहे हो सर वही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होता है ना, आपने कोई काम, दो काम करने हो, एक को छोड़ के दूसरे को किया तो आपने जो लॉस किया है उसको बोलते हैं, तो वो आपका लोअर होना चाहिए आपके राइवल से। तो नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर, तो ये IFSC जो है उसने ही एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, वो चीज याद रखना। सॉरी, IFSC ने नहीं, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। और IMSC विल बी डेवलप डेडिकेटेड इकोसिस्टम कंप्राइजिंग पोर्ट, शिपिंग,
logistic service providing pertinent to government regulator all present in same geographic vicinity of GIFT city। या तो GIFT city के आसपास ही रहेगा IMSC, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में भी एक कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, कंप्लेंट रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, किसी को याद है? थोड़ा टाइम हो गया, मेरे ख्याल से साल भर हो गया। आप ही बता दो। हाँ, तो एक सरोद पोर्ट करके लॉन्च किया था, सरोद। वो एक आई थिंक इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना, सरोद, SRAROD, तो सरोद नाम से वो लॉन्च किया था। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था कि अगर आपको किसी पोर्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो आप रिपोर्ट करो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को। तो वो भी न्यूज में था। अच्छा, इंडिया के लॉजिस्टिक कोर्स है वो 6% ऑफ GDP है। ट्रू और फॉल्स? हाँ, क्या? 6 नहीं, हाँ विनर। मैं पूरा सर, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है अपने वो 6% ऑफ GDP है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ, 13 to 14 है अपना टारगेट, है कि 10% कर दे हम लोग उसको ना। राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। हाँ मैम, अगला देख सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किस मिनिस्टीरियल राउंड में असाइन किया गया है? क्वेश्चन रिपीट करना। अदिति, सॉरी। उरुग्वे वाले में ना? दीप्ति। हाँ, उरुग्वे। एग्रीकल्चर किस मिनिस्टीरियल राउंड में आया है? हाँ, उरुग्वे। ठीक। ठीक है, ये बताना, ब्लू बॉक्स बेटर है या एम्बर बॉक्स? ब्लू बॉक्स, उसमें थोड़ा सा कम रहता है ना, ठीक। कम ट्रेड को डिस्टोर्ट करता है। ब्लू एम्बर बॉक्स वाला तो पूरा ही करता है। जैसे फार्मर वार को हम तो ये देते हैं ना, सब्सिडी दे रही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे जी। ब्लू बैग्स में थोड़ा कम रहता है ना, जैसे कि आपने जो डिफरेंस, जैसे MSP पे नहीं बिका तो हमने उसको उठा के वो पैसे का डिफरेंस दे दिया, PM आशा स्कीम है ना, उस टाइप का राइट। ब्लू बॉक्स में आ जाएगा ना। राइट। ठीक है, MSP ब्लू बॉक्स के अंदर आएगा। नहीं, एम्बर में आएगा ना। नंबर में आएगा। राइट। अच्छा, ये PM किसान में हम जो ये 6,000 बांट रहे हैं वो क्या, कहाँ आएगा? वो भी एम्बर में ही आएगा ना? नहीं, वो एम्बर में नहीं है, वो बाहर है उसके। वो ब्लू में आना चाहिए ना, या फिर ग्रीन में? ग्रीन तो कैसे बोलेंगे उसको? हाँ, तो अभी तो कहीं आया नहीं है, तो अभी उसको क्लासिफाई करना ठीक नहीं रहेगा, बट जब आएगा तो पता लग जाएगा। अभी तक तो किसी के अंडर नहीं है। बाकी कायदे से आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, मतलब वो इतना भी पैसा नहीं कि उससे कुछ ज्यादा आदमी कर ले, बट एक छोटी सी सेविंग है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा तो वो ग्रीन बॉक्स में आना चाहिए, वो अलाउड कर दिया जाएगा। और अपने PDS भी कहीं नहीं आते ना, ये दिया है इधर। नहीं नहीं, पीडीएस जो है वो ग्रीन बॉक्स में नहीं आता है, मतलब वो एम्बर बॉक्स में आ रहा है। ओके। पीडीएस को लेके इंडिया को बार बार ये कंट्रीज है ना, ब्राजील वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बार बार WTO में लेके गए हैं घसीट के कि ये लोग पीडीएस के नाम पर राशन मुफ्त बांट रहे हैं, तो हमारा जो प्रोड्यूस है वो कॉम्पिटेटिव रेट्स पे नहीं मिल पा रहा। तो वो पीडीएस जो है वो बार बार उसके अंडर आता है। पीडीएस हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गया, वो सब एम्बर बॉक्स के अंडर आ रही है।
FRP फॉर शुगर केन किसी बॉक्स में आएगा क्या? हाँ, वो भी MSP भी उस सेम चीज में आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है। हाँ, तो एम्बर बॉक्स में आएगा। हम्म, ये पीडीएस के अंडर फूड स्टॉक कर रहे हैं ना, तो वो भी अगेंस्ट है ना WTO के। हम्म। अच्छा, ARI जो इन्वेस्टमेंट्स का बजट होता है वो कहाँ आएंगे? इसका AIR एग्रीकल्चर जो अपना इंस्टीट्यूट है ना, रिसर्च वगैरह। ICAR है। ICAR कह रहे हो क्या? हाँ, उसके अंदर AIR बॉडी होता है, वही बोल लो, ICR बोल लो, चलो। हाँ, तो वो ब्लू बॉक्स में आएगा, सॉरी ग्रीन बॉक्स में आएगा। ग्रीन बॉक्स में आएगा, रिसर्च के लिए आप पैसा लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? डी मिनिमस एंड पीस क्लॉज क्या है? हाँ, तो डी मिनिमस में वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी है, और एक लिमिट दे दी है कि कहाँ तक आप सब्सिडी दे सकते हो। ठीक है, तो वो डेवलपिंग के लिए अलग रखा है और डेवलप्ड के लिए अलग रखा गया है। तो डेवलप्ड के लिए रखा गया है 5% ऑफ GDP। ठीक है, राइट। और डेवलपिंग के लिए रखा है 10% ऑफ GDP। ठीक है, तो इसमें ईयर भी है, मतलब टाइम भी दिया हुआ है कि कौन से टाइम का वो देखना है उसके हिसाब से, क्योंकि हर बार GDP तो चेंज होता रहेगा। तो वो एक टाइम भी दिया हुआ है, तो वो टाइम टाइम बता दो कितना वैल्यू है। 1986 है ना बेस ईयर उसका। हाँ, 1986 आई थिंक। एक बार चेक कर लेना, मेरे को पक्का श्योर नहीं, बट हाँ आई थिंक 1986 है। नहीं सर, मैं श्योर हूँ। अच्छा, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, पीस क्लॉज के बारे में बात करें तो पीस क्लॉज में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये पीस क्लॉज है उसको इन्वोक कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा जो ये डी मिनिमस लेवल है उसको ब्रीच कर रहे हैं तो ये पीस क्लॉज के अंदर अलाउ होगा। राइट। ठीक है। सो ये कौन से राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में आया था पीस क्लॉज वाला प्रोविजन? बाली ये वाली में। हाँ, बाली में आया था 2013 में। ठीक है। अच्छा, पीस क्लॉज, ठीक है। और ये डी हाँ, मिनिमस वाला तो उरुग्वे में ना? हाँ, ठीक है। तो आ, तो इंडेफिनिट ये टाइम दोनों ही इस वाले पे चलता ही रहेगा जब क्या? तक सोल्यूशन नहीं निकले, ऐसा है ना उसका पीस क्लोज का। मतलब हाँ, मतलब अभी तक तो यही है, जब तक आगे डिस्कशन नहीं होगा तब तक तो पीस क्लॉज चलता रहेगा। आप इन्वोक कर सकते हो उसको। ऑलराइट, दोहा। स्पेशल सेफगार्ड। हाँ, वो ऑन। सॉरी। हाँ, मैं यही पूछ रहा था, दोहा राउंड ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आउटकम्स आए थे, तो वही पूछा था। सो ये लिखा हुआ है, टेम्परेरी पीस क्लॉज वाला था, बाली के अंदर ऐड किया गया था। परमानेंट सॉल्यूशन था पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को, जैसा अभी नीति ने बोला था कि स्टॉक होल्डिंग पे भी लिमिट होनी चाहिए, तो उस पे भी एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बात कही गई थी। और ग्रीन बॉक्स की जो लिस्ट है उसमें भी इंक्रीज की बात कही गई थी। एक डिक्लेरेशन था टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज, वो सब था। 2015 नैरोबी पैकेज डिसीजन टू एलिमिनेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड सेट डिसिप्लिन्स ऑन एक्सपोर्ट मेजर्स विद इक्विवेलेंट इफेक्ट। सो WTO के अंदर एक कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके एक परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करी गई थी। और यहीं पे इन्होंने बोला था कि स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर हम नेगोशिएट करते रहेंगे। तो ये जो डी मिनिमस वाला लेवल हो गया या फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गए, तो एक तरीके के सेफ गार्ड मैकेनिज्म है कि अगर लेट्स से खतरा लगता है किसी पॉइंट के ऊपर किसी कंट्री को, तो वो ये सेफ गार्ड मैकेनिज्म इंश्योर कर सकता है। मतलब इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन दे कैन पुट। करेक्ट।
WTO के अंडर ही G33 क्या है? वो वही है ना, पीस क्लोज वाले है, डेवलपिंग कंट्री ना, 77 कंट्रीज जो डेवलप के अगेंस्ट रिफॉर्म वगैरह चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड के हिसाब से। 47 कंट्रीज है लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग का। तो इनका एम है कि एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन जितने भी होते हैं WTO के अंडर, तो उनमें अपने इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिया उसका लीडर है ना, जैसा भी है। हाँ, और ये किस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से आया है? दोहा डेवलपमेंट राउंड से आया था क्या? ये कैनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये तो अच्छा, ये लोग का खुद का है ना, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है? मेरे हिसाब से इसका तो लिंक नहीं होना चाहिए ना। हर मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के एंड में एक मतलब बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं ना, उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, फाइनल आउटकम, वो याद रखना चाहिए। नहीं मैम, मैं ये बोल रहा हूँ जो अपना ये G33 वाला है वो WCA के अगेंस्ट इन लोगों ने बनाया ना, WTO में उसका कुछ मेंशन है ना, उसके प्रोविजन वगैरह में, ये बोल रहा हूँ मैं। वो तो नहीं, उन्होंने खुद इनका उठा दिया ना। फॉर्मल ग्रुपिंग है कह लो। हाँ, इनफॉर्मल टाइप, हाँ। हाँ, तो वो इनफॉर्मल ग्रुपिंग कौन से कॉन्फ्रेंस में पहली बार देखने को मिला था? तो कैनकन में मिला था। मतलब इस सेंस में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं कि उसका कोई आउटकम था वो, बट हाँ ये एक फैक्ट है कि ये जो ग्रुपिंग थी एग्जिस्टेंस में वो 2003 कैनकन का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था उसमें आया था। सो इंडिया चाइना थे, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया उसमें लीडर था, ये सारी सबका एक एजेंडा था, कॉमन आइडिया था जिसके कारण वो यूनाइट हुए थे। तो इंडिया एक बड़ा कंट्री था, बट इंडिया के साथ साथ इसमें चाइना भी था। ठीक है, तो ये मेजर दो बड़े कंट्रीज कह सकते हैं जो डोमिनेट कर रहे थे या स्पीयर हेड कर रहे थे इस ग्रुप में। G33 ऐसा ही एक क्रेन्स ग्रुपिंग है। क्रेन्स ग्रुपिंग कोई बता सकता है क्या है? सो वो ऐसी कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो एग्रीकल्चरली काफी प्रोडक्टिव है, लाइक न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये सब लोग ना इंडिया जैसी कंट्रीज को बोल रहे हैं कि आप अपने जो इम्पोर्ट टैरिफ जो है उसको कम करो और एग्रीकल्चर के लिए मार्केट को खोलो। वो क्रेन्स ग्रुपिंग है, जस्ट एक इसका बार उल्टा कह स्पेल सकते करना संजय। हैं। हाँ, CAIRNS, क्रेन्स। जो अभी क्रेन्स कंपनी चल रही थी ना जिसके लफड़ा चल रहा था इंडिया के साथ, तो हम्म। स्पेलिंग तो वही है, लेकिन ग्रुपिंग से वो मतलब डिफरेंट हो जाता था, तो उस कंपनी से कंफ्यूज मत करना। राइट। जो ब्रिटेन ठीक है, की और कोई? कंपनी थी, यही वाली ना? हाँ, वो कंपनी तो डिफरेंट है, वो तो ऑयल और पेट्रोलियम से रिलेटेड है, लेकिन ये ग्रुपिंग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रुपिंग है। हाँ, ठीक। अच्छा, WTO सिर्फ ट्रेड इन गुड्स को देखता है, सर्विसेज वगैरह नहीं करता, ये ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False। गैट्स हाँ, तो ये जनरल सर्विस एग्रीमेंट काम कब से सर। चालू हुआ है? कब से क्या चालू किया है इन्होंने सर्विस वाला? पहली बार कब डिस्कस किया इसको? हाँ, इधर दिया है कि जो अपना दोहा वाला एजेंडा है ना, फ्लैगशिप है इनका, मतलब वाटरशेड टाइप था, उसमें एग्रीकल्चर और सर्विस के बारे में पहली बार डिबेट वहीं पे हुई थी कि हम सर्विस राइट। वगैरह में भी ट्रेड करेंगे। लेकिन 2013 वाला जो बाली कॉन्फ्रेंस था ना, वहां पे इसको फाइनल हो दिया और उसको अब चालू भी कर दिया इन्होंने। एट पहले ट्रेड एंड टैरिफ का था, फिर ट्रेड एंड सर्विस किया, वही ना? सर मेरे को ये पता है कि जब अपना गार्ड बना हुआ था GATT तो खाली गुड्स पे फोकस था। फिर अपन WTO का फॉर्मेशन इसीलिए कर किए हैं ताकि सर्विसेज को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, मैंने जो पढ़ा हुआ है और स्टार्टिंग एक्चुअली। में नहीं हाँ था, सर। मैं 2 मिनट से बातें चल रही हैं। आप सही बोल रहे हो। हम्म। एक डिफरेंस और है, जो अपना GAAT था ना, GATT वाला, उसमें ना वो ट्रेड डिस्प्यूट के लिए कुछ बॉडी बॉडी नहीं था। WTO में एक बॉडी भी हम लेके आए ना कि ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो सोल्व कर लेंगे। एक वैसे भी डिफरेंस था। जो बॉडी है ना उसका इंडिया मेंबर नहीं है। करेक्ट। ICSID। वो ICSID वो वर्ल्ड बैंक के अंडर है, नॉट अंडर करेक्ट। WTO। हम्म, WTO में तो, हाँ, WTO में जो अपीलेट है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है उसका तो पार्ट है ही, इसीलिए इंडिया को ड्रैग करके ले जाते हैं ना वहां पे बार बार। करते रहते हैं इंडिया वाले यार, US से हर जगह से। नाम ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है बस। हम्म।
ठीक है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स बता दो क्या होते हैं। व्हाट आर फाइटोसैनिटरी मेजर्स? मतलब restrictions on growing certain plants. मतलब नहीं। क्लीननेस पे रहेगा ना, साफ सुथरा नहीं है, इसी के हाँ हिसाब से उठा के बोल देंगे कि ये अच्छा नहीं है, बैन हाँ, कर मतलब देंगे। फाइटो से आपने ये दिमाग तो सही लगाया कि वो प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे फाइटो सैनिटरी जो है वो कि आपके राइस में फर्टिलाइजर ज्यादा है या आपके आमों में फर्टिलाइजर ज्यादा है तो हम नहीं लेंगे, आपके आमों में पेस्टिसाइड ज्यादा है हम नहीं लेंगे। बेसिकली सर अपन ये बोल सकते हैं कि यदि अपने को इम्पोर्ट कम करना है ना, तो उसके लिए अपन उसमें कमियां निकालने की, भैया तुम्हारा ये खराब है इसलिए हम इतने अमाउंट पर्टिकुलर इतना इसलिए हमको परचेज नहीं करना है, ये इस टाइप का हाँ। है। कि जैसे अपने को बासमती राइस कहीं परचेज करना है, ठीक है, तो यूरोप में मान लीजिए करना है, तो उनने बोल दिया कि भैया आपका इसमें कोई कमी है। फिर एक्चुअली ये हुआ था, किसके केस में हुआ था, हाँ, वो जो अपनी मैंगो के अपन केस में हल्दीराम ही हुआ वाली था। नमकीन, हाँ, हम्म हल्दीराम वाली जो नमकीन है ना, उसके केस में भी हुआ था। उनने बोला कि हम्म आपके इस नमकीन में ऑयल ज्यादा है, इसलिए हम हम्म इसको नहीं लेंगे करके। तो राइट, ये मतलब वाला कुछ कुछ सेंस में तो सही भी होता है कि चलो इंसेक्टिसाइड है तो आप रोक सकते हो कंट्री में अलाउ करना, लेकिन कई जगह वो फिर इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। तो जैसा वो हल्दीराम का केस है तो वो करेक्ट केस है कि वो ऐसा करके रोक दिया था। तो इसीलिए मोस्टली डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उनको रोकती है। ठीक है, तो ये फाइटोसैनिटरी, तो इसको भी बात थी कि इसको भी कम किया जाना चाहिए, तो ये याद रखना। नॉन टैरिफ ऑलराइट। बोलते हैं, जैसा नॉन टैरिफ टाइप रहता है ना ये। हाँ, नॉन टेरिफ बैरियर होता है, करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन, SDR। तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? तो 4 मोड्स क्या है? हाँ, तो सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर है। ठीक है, कि कोई एक कंट्री से सर्विस फ्लो कर रही है दूसरे WTO मेंबर कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया कि सिंपल एक सर्विस थी, एक कंट्री से फ्लो करके दूसरे में गई। दूसरा है इंटरनेशनल, मतलब कि एक पर्सन जो है वो अपनी कंट्री से उठ के दूसरी कंट्री में जा रहा है टू कंज्यूम द सर्विस। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हो, लेट्स से इंटरनेशनल टूरिस्ट का। ठीक है, कि वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गया ताकि उस कंट्री की सर्विस ले सके, जो कि यहाँ पे टूरिज्म था। ठीक है, राइट। फिर तो यहाँ पे पहले में हमने देखा सिंपल सर्विस का मूवमेंट था, दूसरे के अंदर पर्सनल का मूवमेंट था, तीसरे के अंदर वहां पे अपना प्रेजेंस ही बना लेता है, परमानेंट प्रेजेंस बना लेता है। ठीक है, ताकि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सके। तो जैसे इंडिया में फॉरेन बैंक ले लो, ठीक है, जैसा सिटी बैंक इंडिया के अंदर आ गया और बिजनेस करना चालू कर दिया, तो वो थर्ड मोड हो गया। फिर नेक्स्ट इज फोर्थ मोड। तो यहाँ पे हम लोग पूरा अलाउ कर देते हैं कि जो दूसरी कंट्री से पर्सन है वो यहाँ आके कोई टेम्पररी एक्टिविटी करके वापस जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा समझ लो कि कोई मूवी है, सॉरी कोई फिल्म स्टार्स वगैरह आए हैं कोई शो परफॉर्म करने, वो यहाँ पे शो परफॉर्म करते हैं, लोग उनकी सर्विस कंज्यूम करते हैं, फिर वो पैसे लेके चले जाते हैं। राइट। सो ये बाकी गैट्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि यूरुग्वे राउंड का आउटकम था। उसके अलावा गैट्स के अंदर ही थे ये चारों मोड ऑफ सप्लाई जो थे। ठीक है, सर्विसेज ये के। देखना SDR ब्यूनोस एयर्स के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ है। बुएनोस आयरेस है कहाँ पे? अर्जेंटीना। हाँ, करेक्ट, अर्जेंटीना की कैपिटल है। और कोई किसी का क्वेश्चन इस पे? हम्म, किसी का क्वेश्चन है क्या? ठीक है, किसी का नहीं, नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोविड-19 वैक्सीन IP फेलियर। एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे, ये लास्ट टॉपिक करते हैं आज का ना। राइट। सो हाँ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग बता दो क्या होता है कोई?
किसी जो इम्पोर्टेंट क्रेडिट्स होते हैं, बता दो दीप्ति। हाँ वही पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पे गवर्नमेंट या मतलब उसका द कंट्रीज गवर्नमेंट और द कंट्रीज कोर्ट विल डिसाइड to license such products without the consent of the पेटेंट होल्डर, patent. Correct. होल्डर राइट। अपने तो यहाँ पे कौन सा एक्ट में दिया ये सीएल कंपल्सरी लाइसेंस? अपना एक्ट है ना कोई, पेटेंट्स एक्ट ही है ना। Correct. पेटेंट एक्ट 1969। सो ये ट्रिप्स के अंडर कंप्लायंट है कि नहीं है? नहीं है, लीड करता इसीलिए है प्रोविजन। हाँ नहीं, ये कंप्लायंट है, है ना? कंपल्सरी लाइसेंस हाँ है। मतलब ये ऐसा सोच लो कि अब देश में इमरजेंसी पड़ गई और वो दवाई वो कंपनी जो है वो दे ही नहीं पा रही है, सप्लाई नहीं कर पा रही है, देना ही नहीं चाहती है, तो इस केस में अलाउ कर सकते हैं कि हाँ आप ले आओ इसको। तो वो चीज ट्रू होनी चाहिए ना, ऐसा सोच सकते हैं। अभी फिर ये इंडिया बोल रहा था ना डब्ल्यूटीओ में कि इसको ट्वीक करो ना। ठीक है। हाँ, लेकिन इंडिया ट्वीक इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली थी भारत बायोटेक नाम से। तो इंडिया मतलब बोल भी रहा था लेकिन वो करना नहीं चाह रहा था उस चीज को, मतलब हाफ हार्टेड एफर्ट था उसका इसमें देर देर करो ऐसा करे। देते ना ग्लोबल के लिए, हमारे पास तो था ही, तो हम क्या ही करे, फालतू में हूँ प्राइवेट प्लेयर को क्या हूँ डिस्टर्ब करे ना, ग्लोबल लेवल पे हाँ दिक्कत आता। हाँ, मतलब अगर हमारे पास नहीं हो रहा होता वैक्सीन तो पक्का इंडिया इसको बहुत स्ट्रांगली परस्यू करता कि हाँ भैया इसको वेवियर करो। लेकिन जब इंडिया ने खुद ने बना लिया था तो फिर सेंस नहीं बनता हमारे लिए, मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता हमारे लिए। तो चीज ये कोवैक्स बता दो, कोवैक्स क्या था? ये गवी लेड अलायंस था ना कि सबको वैक्सीन देंगे, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको ऐसे। तो इसमें ये देख लेना कि गावी हो गया, सेती हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट थोड़े से अलायंसेस थे, उनको थोड़ा गो थ्रू कर लेना। सो ट्रिप्स का फॉर्मेशन 1985 में हुआ था और कवर करता है कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, तो वो सब ठीक है। और ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये बता दो कि ये जो ट्रेडमार्क्स वाला जो इसमें प्रोविजन है ये कौन से कन्वेंशन के थ्रू आया है? दोहा वाले में आया है क्या? पहले से हाँ, पहले से कन्वेंशन थे, वो बाद में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। हाँ वो 3-4 है। सो आई थिंक एक हम कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए है। पेरिस कन्वेंशन जो है वो क्या नाम बोलते हैं? ये ट्रेडमार्क के लिए है क्या? वर्क के लिए है। हाँ, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए पेरिस कन्वेंशन। सर पेटेंट के लिए कौन सा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आजकल चल रहा है ना ये सीएल वाला भी। या ये पेटेंट तो पेरिस कन्वेंशन हुआ ना पेटेंट्स के लिए। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये पूरा प्रोसीजर देखता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? कॉमर्स मिनिस्ट्री में DPIIT। तो वाइपो के अंडर बहुत सारे कन्वेंशंस है, जैसे बर्न कन्वेंशन हुआ, मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ, DIRPI एस्टैब्लिश। हाँ हाँ, बस इतना ही है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सिस्टम करके एक है, एंड देयर इज आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, बस ठीक है।
अच्छा, अपने जो ट्रिप्स वाली पॉलिसी है 2016 की, वो कंप्लायंस करती है WTO वाली को, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। हाँ, इंडिया जनरली वायलेट नहीं करता ना, तो ट्रू ही है। तो बाकी वो रीजन वाला इन्फोग्राफिक देख लेना, आई थिंक समझाने जैसे तो मतलब क्वेश्चन पूछने जैसा तो कुछ भी नहीं है उसमें, सिंपल चीजें ही है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज के लिए आई थिंक यही स्टॉप करते हैं ना।